दोस्तों, अब मैं आपका परिचय मेरे बहुत ही प्रिय और आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी से करवाता हूँ। अरविंद जी ने अपनी शिक्षा इंदौर से प्राप्त की। शुरुआत से ही आपका रुझान साहित्य की ओर रहा है और इस लगाव के चलते स्कूल कॉलेज के दिनों से ही विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमों में ये भाग लेते रहे हैं। 1975 में ये हैदराबाद आए और अपनी लिखी कविताओं का पाठ विभिन्न कवि सम्मेलनों में करते रहे। जीविका के लिए इन्होंने पेपर का व्यापार को चुना और जी जान से व्यापार के सारे गुणों को सीख सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करने में सफल रहे। अपने विनम्र स्वभाव व ईमानदारी के चलते ये पेपर ट्रेड में सबके चहेते बन गए, जिसके चलते इन्हें वर्ष 2007 में फेडरेशन ऑफ पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट चुना गया। और यही नहीं, 2012 से 2017 तक ये इसी फेडरेशन के एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। इन सब जिम्मेवारियों, व्यापार की जटिलताओं व परिवार की देखभाल करते हुए भी साहित्य से कभी दूर नहीं रहे। साहित्य का अध्ययन अनवरत चलता रहा और इसी वर्ष हैदराबाद लिटरेरी फेस्टिवल में अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसेर भाजी, टकेसेर खाजा का सफलतापूर्वक नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत किया। आपकी सृजनात्मकता का विस्तार करते हुए आज आपके सामने अपनी पहली कहानी हुजूर मेम साहब प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप सबका स्नेह और प्रोत्साहन इन्हें अवश्य प्राप्त होगा, ऐसी हमारी आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है। प्रस्तुत है कहानी हुजूर मेम साहब, अरविंद शर्मा जी की। सड़क के किनारे चलना है, भागना नहीं तो कुत्ते पीछे पड़ सकते हैं। भीमा नगर वाली सीधी सड़क पार करके दाहिने मुड़ना है। बीच में एक प्लॉट में कटीले तार लगे हैं, उनमें से बचकर निकलना है। कपड़े फटे तो मार पड़े। यह सब याद करता हुआ नन्हा समीर हाथ में डोल लिए चला जा रहा था। आदर्श विद्यालय के बाद चौथा बंगला था जहां उसे जाना था। बंगले के बाहर 2 गेट थे, बड़ा कार के लिए और छोटा आने जाने के लिए। एक पुलिया पर बैठकर समीर सोचने लगा, अंदर जाकर घंटी बजाएगा तो नौकर आकर पूछेगा कौन। उसे कहना है मैं जैन साहब का छोटा भाई मट्ठा लेने आया। नौकर ने दरवाजा खोलकर उसे कोने में खड़े रहने को कहा और लंबा ड्राइंग रूम पार कर बंद दरवाजे के बाहर जाकर बोला, हुजूर जैन साहब के छोटे भाई आए हैं मट्ठा लेने। अंदर से भी एक रौबदार आवाज आई, तो मेम साहब से कहो। नौकर अंदर गया तो नन्हा समीर उस लंबे सी ड्राइंग रूम को देखने लगा। इतने बड़े कमरे में सिर्फ 4 कुर्सियां थी जो गोल कमान जैसी लकड़ियों से बनी थी और उनके नीचे गोल टायर लगे। 2 टेबल भी रखे थे और बाईं तरफ एक खूंटी थी, छाता, छड़ी, हैट वगैरह टांगने के लिए। नौकर ने अंदर जाकर वही बात मेम साहब को आवाज लगाकर कही। मेम साहब ने भी कड़क आवाज में ही कहा, खानसामा से जाकर उसके डोल में मट्ठा भरवा कर लाकर हमें दो। समीर सोचने लगा, खानसामा तो मुसलमान होते हैं, यह बात वो दादी को बताए या नहीं। कहीं ऐसा ना हो
कि दादी मट्ठा भी फेंक दे और उसका इस सुंदर बंगले में आना जाना भी बंद हो जाए। इतने में थोड़ा गला खंगालने के बाद मेम साहब अंदर आए। अलग ही व्यक्तित्व, कद थोड़ा छोटा, रंग गोरा चिट्टा, बॉब कट बाल, लेकिन करीने से साड़ी के पल्लू से ढके हुए। नमस्ते के जवाब में गुड इवनिंग। उसके बाद थोड़ा हंसी और बोली, अरे तुम तो बहुत छोटे हो, सो क्यूट। और समीर का गाल अपने मुलायम हाथों से सहला दिया। समीर का चेहरा शर्म से लाल हो गया। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जी 5th, सेंट पॉल स्कूल। स्कूल तो मैंने पूछा ही नहीं, और इतना क्यों शर्मा रहे हो? समीर दरवाजे की तरफ पलटा और पलट के जी नमस्ते कहकर भाग गया। रास्ते भर मेम साहब की हल्की हल्की हंसी उसके कानों में गूंजती रही और वह अपने गाल सहला लेता। हफ्ते में 2 दिन यानी 3 दिन बाद उसे फिर जाना था मट्ठा लेने। इस बार तो दिन खत्म ही नहीं हो रहे थे। बड़ी बेसब्री से उसे इंतजार था। 2 दिन बाद ही उसने रात में अपनी पैंट हाथ से सीधी करके तकिए के नीचे रख दी, जिससे प्रेस करी सी लगे, और अगले दिन स्कूल से आकर शर्ट भी सीधी करके खूंटी पर टांग दी। बार बार घड़ी देख रहा था। जैसे ही 5 बजे स्प्रिंग की तरह उठकर बोला, भाभी मैं हुजूर मेम साहब के यहाँ मट्ठा लेने जा रहा हूँ। रास्ते में खुद ही अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में खुद से बातें करता हुआ कब पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। उसी अंदाज में मेम साहब आई और मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी क्यूटी, आई फॉरगॉट योर नेम। जी आपने पूछा ही नहीं था। अच्छा, बोलो ना क्या नाम है तुम्हारा? जी समीर। लवली नेम। हाँ समीर, तो और कौन कौन है तुम्हारे घर में? जी दादी, भाई, भाभी और कामना। कामना कौन? जी मेरी भतीजी, भाई भाभी की बेटी। मेम साहब जोर से हंसी। समीर ने पूछा, तो बाहर पोर्च में गाड़ी रखी है, उसे कौन चलाता है? मेम साहब बोली, अब ड्राइवर नहीं है ना, इसलिए साहब ही उसे रोज गेट तक चला कर रख देते हैं, नहीं तो बैटरी डाउन हो जाती। समीर, जी ड्राइवर क्यों नहीं है? अब साहब रिटायर हो गए हैं, फालतू सैलरी भी क्यों दें? समीर, जी एक बात और पूछूं? आई लव योर क्यूरियोसिटी, लेकिन समीर एक दिन में एक ही बात। ओके? जी ओके, नमस्ते। अगली बार बड़े भैया उधर ही जा रहे थे, बोले चल मुझे भी काम है, तुझे हुजूर के यहाँ छोड़ दूंगा, तू वापस पैदल आ जाना। वही कहानी, जैन साहब और उनके छोटे भाई आए हैं। दरवाजे के पीछे से वही रोबीली आवाज, ठहरो हम आते हैं। करीब 10 मिनट बाद दरवाजा खुला। पैंट, शर्ट, कोट, सिर पर गोल वाला है, हाथ में छड़ी और आंखों पर काला चश्मा। बड़ी उम्र के साहब धीरे धीरे कमरे की लंबाई कम करते हुए हमारी ओर बढ़ रहे। तो क्या यही हुजूर हैं? भाई ने नमस्ते सर कहा और समीर की बाह पर चिकोटी काटी। समीर ने भी उसी अंदाज में नमस्ते सर कहा। हुजूर आकर मूड़े पर बैठ गए और भाई से बातें करने लगे। बिजली का बिल, पानी का बिल, टैक्स आदि क्या क्या बातें करी, लेकिन समीर का ध्यान तो साइड वाले दरवाजे पे था जहां से मेम साहब आती थी। लेकिन उस दिन मेम साहब नहीं आई और नौकर ने लाकर मट्ठे का डोल समीर के हाथ में दे दिया। शाम को जब भाई आए तो समीर ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। साहब कौन है, क्या करते हैं, ऐसे सूट बूट पहनकर मिलने क्यों आए, आप क्यों इनसे मिलने जाते हो,
मुझसे उन्होंने बात क्यों नहीं की? आदि आदि। भाई ने हाथ पैर धोए और भाभी और समीर की ओर देखते हुए बताना शुरू किया। हुजूर ने आजादी के पहले आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की, फिर राजकीय सेवा में कार्य शुरू किया। राज्य के महत्वपूर्ण पद सेक्रेटरी आदि पर काम करते हुए कई जगह उनके तबादले हुए, क्योंकि उनका अनुशासन और उनकी ईमानदारी उन्हें कहीं टिकने ही नहीं देती थी। और अंत में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पद पर यहाँ रिटायर हुए। भाई भी यूनिवर्सिटी में काम करते थे, इसलिए ऑफिस के बाद जाकर साहब के छोटे मोटे काम कर देते थे, जिसके लिए वे उन्हें वेतन देते थे। यह सब बातें तो समीर की समझ में कुछ ज्यादा आई नहीं, लेकिन हाँ, आगे के एक दो किस्से सुन उसे मजा भी आया और वो प्रभावित भी हुआ। हुजूर के ऑफिस के बाहर पर्दा नहीं रहता था और उनके सामने किसी के बैठने के लिए कुर्सी नहीं रहती थी। जब कोई मंत्री या उनसे उच्च अधिकारी मिलने आता तब कुर्सी मंगवाई जाती थी। पहली बार विद्यार्थियों ने यूनियन बनाने की कोशिश की और यूनिवर्सिटी के गेट पर आकर नारेबाजी और रास्ता रोको का कार्यक्रम शुरू किया। हुजूर के लंच का समय हो गया था। उन्होंने ड्राइवर को आवाज लगाई, ड्राइवर गाड़ी लाओ। ड्राइवर बेचारा डरते डरते गाड़ी लाया। इतने में गेट से पुलिस कमिश्नर दौड़े दौड़े आए और बोले, साहब बाहर मत जाइए, कुछ भी हो सकता है, बड़ा हंगामा हो रहा है, गाड़ी पर पथराव भी हो सकता है। हुजूर ने ड्राइवर को पीछे बैठने को कहा और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कमिश्नर से बोले, यदि आज मैं लंच पर नहीं गया तो जीवन में कभी नहीं जा पाऊंगा। एक और किस्सा, एक बार चपरासी ने रेवेन्यू स्टैंप उल्टा लगा दिया तो साहब ने उसे नौकरी से ही निकाल दिया। समीर धीरे धीरे बड़ा होने लगा, लेकिन हफ्ते में 2 बार मट्ठा लेने या मेम साहब से मिलने जाना उसका पक्का था। अब तो मेम साहब से उसकी खूब पटती थी, घंटों उससे बातें करती थी। समीर को भी भाई की पुरानी साइकिल मिल गई थी, इसलिए वह भी उनका सामान आदि ला देता और उनसे बातें करने का उसको मौका भी मिल जाता। एक दिन मेम साहब बोली, तुम्हारी प्यारी भोली सी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती। फिर हंसकर बोली, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? समीर का चेहरा लाल होता जा रहा, जिसे देखकर मेम साहब की हंसी रुक ही नहीं रही थी। जी नमस्ते कहकर समीर भाग खड़ा हो। फिर तो यह सिलसिला ही बन गया। मेम साहब हर बार पूछती, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जी कौन सी बात? बॉयफ्रेंड वाली। समीर हर बार शर्मा जाता और भाग जाता। एक दिन मेम साहब ने पकड़ ही लिया, बोली, आज तो मैं नहीं जाने दूंगी, पहले हाँ बोलो फिर जाना। समीर ने घबराते हुए शर्माते हुए कहा, जी ठीक है। अब मेम साहब उसका हाथ पकड़कर पहली बार घर के अंदर ले गए। इतना बड़ा घर, यह हमारा डाइनिंग रूम है। बीच में एक बड़ी टेबल जिसके आसपास 10 कुर्सियां, साइड में अलमारी जिसमें क्रॉकरियां हैं, क्रॉकरी। उसके बाद लाइब्रेरी जिसमें ढेर सारी किताबें। समीर तो देखता ही रहा। उसके बाद 2 बेडरूम। समीर को बड़ा अजीब लगा। एक बेडरूम साहब के लिए और दूसरा बेडरूम मेम साहब के लिए। वह तो चुपचाप सुनते ही रहा। उसके आगे बाहर खानसामा का घर है, रसोई घर है और वो अपने परिवार के साथ वहीं रहता है, यह भी सुन रहा था। फिर आगे जाकर साहब के ऑफिस का दरवाजा था, जो एक तो घर में खुलता था और दूसरा ड्राइंग रूम में, जो समीर भाई के साथ आता था, जहां से साहब बाहर आते। मेम साहब ने साहब का दरवाजा खटखटाया और बोली, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ, क्या मैं आ सकती हूँ? साहब बोले, ठहरो, हम चेंज करके आते हैं।
मेम साहब बोली, अरे उसकी जरूरत नहीं है, सुनो तो, क्या मैं आ जाऊं? साहब बोले ठीक है। बड़े से ऑफिस में बड़े से टेबल के पीछे साहब कुर्सी पे बैठे थे। गर्मी का मौसम था, उन्होंने सफेद लुंगी और बनियान पहन रखी थी। मेम साहब बोली, यह मेरा बॉयफ्रेंड है समीर। साहब ने चश्मा उतारा और देखते बोले, यह तो जैन का भाई है ना शायद। अरे ही सच ए क्यूट बॉय, इतनी मीठी मीठी बातें करता है। साहब ने भी बैठने को कहा, लेकिन समीर को भाई की बात याद आ गई कि उनके सामने कोई बैठता नहीं। साहब भी उसका असमंजस समझ गए और बोले, तुम बैठ सकते हो, तुम मेरी पत्नी के बॉयफ्रेंड हो। एक दिन मेम साहब के छोटे भाई बाबजी मंगलूर से आए। उन्हें समीर से मिलाया तो उन्होंने समीर को घूर कर दिया। समीर को यह अच्छा नहीं लगा। वह 1-2 दिन मट्ठा लेने नहीं गए। इस बीच समीर की दादी चल बसी। उस दिन साहब और बाबजी कार में आए। मोहल्ले में पहली बार कार आई थी। समीर को लगा अब दोस्तों में उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। समीर थोड़ा और बड़ा हुआ, कॉलेज फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिल गई। एक दिन समीर बहुत खुश था। मेम साहब ने पूछा, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो? शर्माते हुए बोला, जी आपसे तो कुछ छुपाता नहीं, इसलिए बता देता हूँ। आज मैंने कॉलेज में एक लड़की से दोस्ती की है। मेम साहब हंसकर बोली, जी यानी अब तुम्हारी 2 गर्लफ्रेंड हो गई? दोनों जोर से हंस दिए। फिर तो हर बार उनकी बातचीत नई गर्लफ्रेंड के बारे में ही होती। मेम साहब भी खूब छेड़ती और समीर को भी खूब मजा आता। उसका क्या नाम है? जी नहीं बताऊंगा, उसने मना किया है। तो क्या तुमने उसे मेरे बारे में सब बता दिया? जी हाँ। क्या एक दिन उसे आपसे मिलाने लाऊं? अरे नहीं बाबा, हुजूर को मालूम पड़ गया तो मुझे मार डालेंगे। एक दिन मेम साहब कुछ सीरियस होकर बोले, समीर मुझे लगता है तुम उसके कुछ ज्यादा ही करीब होते जा रहे हो। कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? जी मुझे लगता है, मुझे तो नहीं, पर हाँ मुझसे जरूर हो गया। यह ठीक नहीं है समीर। अभी तुम दोनों की उम्र ही क्या है, और ना ही तुम अपने पांव पर खड़े हो। जी वो कहती है इंतजार कर सकती। ऐसा नहीं होता समीर। तुम लोगों का प्यार काफलव है, इट इज शेयर मैडनेस। तुम्हें जीवन में सेटल होना है। कितना समय कहाँ रहना पड़े पता नहीं। कई बार मुझसे बोली बातें सच हो जाती, और हुआ भी वैसा ही। देश में इमरजेंसी की घोषणा हो गई। समीर आर्मी में भर्ती हो गया। उसे शहर छोड़ जाना पड़ा। बड़े भाई को भी रिटायर होने के बाद अपने पैतृक गांव माताजी पिताजी की सेवा के लिए लखनऊ जाना पड़ा। शहर छूट गया, शहर से नाता टूट गया। समय कहाँ किसी के लिए रुकता है। एक दिन भाई ने फोन पर बताया कि हुजूर के वकील साहब का पोस्ट कार्ड आया है सूचना देने के लिए। हुजूर नहीं रहे। 2-3 साल और बीत गए। समीर को अपने बचपन के शहर, सपनों के शहर, सुनहरी यादों के शहर जाने का अवसर आया एक शादी में। वो बहुत खुश था कि पत्नी संध्या और बेटे समर को मेम साहब से मिलवाए। उनके बारे में कितनी ही बातें उसने संध्या से कर रखी थी। यहाँ तक कि संध्या को भी लगता था कि वो मेम साहब को अच्छे से जानती है। एयरपोर्ट और विवाह स्थल के बीच ही में तो थी मेम साहब की कोठी। समीर संध्या और समर के साथ अंदर आया।
वह सोच रहा था मेम साहब को कितना आश्चर्य होगा, कितनी सारी बातें हैं उनसे करने की। अगर मेम साहब ने ज्यादा समय रोक लिया तो क्या कहेगा। घंटी बजाई, नौकर आया, काफी बूढ़ा हो गया, थोड़ी देर लगाई पहचानने। अरे समीर बाबा कितने बड़े हो गए हो, ऑफिसर की वर्दी में बहुत अच्छे लग रहे हैं, और तुमने बहुत अच्छा किया, बहू रानी और बेटे को भी साथ लाए हो। ठहरिए, हम मेम साहब को बताते हैं। मेम साहब, जैन साहब के छोटे भाई आए हैं समीर। कौन समीर? ठहरो, हम आते हैं। काफी बूढ़ी हो गई थी मेम साहब, लेकिन अंदाज और पहनावा वही का वही। जी नमस्ते, यह संध्या और ये बेटा समर। शून्य में देखती सी बोली, और तुम? जी मैं समीर, जैन साहब का छोटा भाई, आपके यहाँ मट्ठा लेने आता था। मट्ठा? हाँ, कोई आता तो था। जी मैं ही आता था, तब बहुत छोटा था। लंबी चुप्पी। आपसे बहुत बातें करनी। साहब के जाने का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। तुम्हारी संवेदनाओं के लिए धन्यवाद। लंबी चुप्पी। जी हम लोग आपके बारे में हमेशा बातें करते रहते हैं। ये आपके पाँव में क्या हुआ? संध्या बोली, शायद कौन है। कोई कुछ नहीं बोला। काफी समय तक बड़ी असमंजस वाली स्थिति। जी हम चलते हैं, यहाँ शादी में आए थे, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। जी नमस्ते। नमस्ते। 2 दिन बीत गए, वापस जाने का समय हुआ। एयरपोर्ट के रास्ते में ही तो थी मेम साहब की। समीर का दिल नहीं माना। उसने कहा मेम साहब को उनके पैर के लिए कॉन कैप देते चलते हैं। संध्या और समर गाड़ी में ही बैठे थे। मेम साहब आई। समीर जी, आपके पाँव के जख्म के लिए कॉन कैप लाया हूं लगाने के लिए। तुम पहले भी आए थे? जी वहां टेबल पर रख दो। मेम साहब पलटी और जाते जाते नौकर से बोली, ऐसे ही हर किसी के लिए दरवाजा मत खोल दिया करो। समीर धीरे धीरे चलता हुआ बाहर आया। संध्या ने पूछा, क्या हुआ? समीर, कुछ नहीं, लगता है चोट ज्यादा गहरी लगी है। संध्या, किसे? यहाँ तक होती है हमारे समीर की तरफ।